सो हम बात ये कर रहे थे कि जी प्रोजेक्ट ऐसे ही क्लोज नहीं हो जाते। देयर इज अ वे ऑफ क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, वो हम पढ़ते हैं कि क्या है। लेकिन प्रोजेक्ट क्लोज या फेज क्लोज किस किस सूरत में आता है? पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा, या आपका फेज खत्म हो जाए, या आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए और खत्म हो जाए। दूसरा ये कि आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाए। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आपने प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। उस सूरत में भी प्रोसेस क्लोज प्रोजेक्ट या फेज का पूरा होगा, ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज जहां पड़ी है लेसन लर्न लिखे बगैर, वो जो मटेरियल सप्लाईज आई हुई है उसका कोई डिस्पोजल डिसाइड किए बगैर, डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड किए बगैर, पिछले बिल क्लियर किए बगैर, प्रोक्योरमेंट के मसले खत्म किए बगैर आप अपने प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। प्रोजेक्ट फॉर्मली क्लोज होगा, चाहे फेज कंप्लीट हो, चाहे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, या चाहे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ही टर्मिनेट हो जाए। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, अब जब हम प्रोजेक्ट क्लोज आउट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या कुछ काम करेंगे, ये हम थोड़ी सी सॉरी, बल्कि उससे पहले एक्शंस तो हम देख ही लेंगे, लेकिन उसके अंदर इनपुट्स क्या क्या होंगे और ये इनपुट्स क्यों चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो ये कि अभी तक मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा, मतलब पूरा डाटा, हर मंथ जो रिपोर्ट बनती रही, हर मंथ जो डॉक्यूमेंटेशन, मेल्स, लेटर्स, जो कुछ आपने लिखा, जो WPI फोरकास्टिंग एवरीथिंग जो लिखी, जितनी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, जो इनवाइसेस आपके पास पड़ी हुई हैं, जितनी कम्युनिकेशन हुई, जितनी चेंज रिक्वेस्ट आई, जितनी रिजेक्ट हुई, जितनी अप्रूव हुई, कितने आइटम्स आपके कंट्रोल क्वालिटी में रिजेक्ट हुए, रीवर्क के लिए हुए, कितने टेस्ट पास हुए, कितने फेल हुए, वो सारे प्रोजेक्ट का डाटा आपको चाहिए। क्यों चाहिए? एक तो ये कि मुझे अब फॉर्मल अप्रूवल लेना है, वो जो भी चीज मेरे इस प्रोजेक्ट या फेज के अंदर बनी है उसको मुझे फॉर्मली अप्रूव कराना है। तो अप्रूव कराने के लिए जाहिर है मेरे पास कोई रेफरेंस होगा कि यार ये देखें, ये हमारा जो है ना चार्टर के अंदर हमें चीज बताई गई थी कि ये करना है, सो हमने वही किया। उसके बाद ये बिजनेस केस था जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ, देखें अब हमने उसके मुताबिक इसको किया। फिर जो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान आज की डेट तक आप कह रहे थे, तो वो हमने अचीव किया है, और नाउ जो भी मैंने ये प्रोडक्ट बनाई है, इट विल डिलीवर दैट बेनिफिट, वो जो आपने फ्यूचर में प्लान किए हुए। फिर ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान स्पॉन्सर ने अप्रूव किया था, वो जो बेस लाइन्स की थी, दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ रेफरेंस। फिर जो डिलीवरेबल्स मैंने बनाए हैं, और ये वो इंटरम डिलीवरेबल्स हैं जो वैलिडेट स्कोप में कस्टमर ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, तो उन डिलीवरेबल्स का जो एक्सेप्टेंस का, या जो चीजें लिखी हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो भी मेरे पास आएंगे एज एन इनपुट। ठीक है। लेसन लर्न रजिस्टर ने में अभी तक जितने लेसन लर्न हुए हैं वो भी मेरे पास आएंगे। ये सब क्यों आ रहे हैं? पिछली जितनी मैंने आइटम्स बताए वो तो इसलिए आ रहे थे कि मुझे अपना वो डिलीवरेबल या फाइनली जो प्रोजेक्ट बन गया उसका अप्रूवल करवाना है, कस्टमर को एक्सेप्ट करवाना है वो चीज, ये तो बात समझ आती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीछे भी मैंने जिक्र की, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, WPI, WPR, जो कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर रिकॉर्ड है, प्लस ये जो लेसन लर्न रजिस्टर है, वो जो रिस्क रजिस्टर है, रिस्क रिपोर्ट है, चेंज लॉग है, एग्रीमेंट्स, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे के सारे एक्चुअली अब ओपीएस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं, उन ओपीएस में, ताकि हमारे आइंदा वाले आने वाले प्रोजेक्ट जो है, अब वो हमारे लेसन लर्न रजिस्टर से फायदा उठा सके, हमारे रिस्क रजिस्टर को यूज कर सकें, हमारे रिस्क रिपोर्ट से फायदा उठाएं, जो चेंज लॉग हमने बनाई उसको देख सकें, एग्रीमेंट्स, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये तो मेनली जो क्लियरेंस के लिए आप यूज करते हो कि आपकी प्रोक्योरमेंट क्लोज होगी या नहीं होगी, वो ऑब्वियसली वो भी यूज करेंगे, और आपके लिए भी ये है कि आपने क्लोज करने से पहले ये सारी बातें इंश्योर करनी है कि सब बिल क्लियर हो गए एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमारे पास जब ये सारी चीजें आ जाती हैं, और ये जितना भी डाटा या डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गया हुआ है, इनको सामने रख के आप एक चीज इंश्योर करोगे कि यार कोई काम आपका नहीं रह गया, आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। एंड अब जो प्रोजेक्ट क्लोजिंग के लिए जो फॉर्मेलिटीज हैं, प्रोजेक्ट क्लोज आउट जिसको आप कहते हैं, हम अभी जो प्रैक्टिकली हम टर्म यूज कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट क्लोज आउट की बात हो रही होती है। तो प्रोजेक्ट क्लोज आउट के लिए हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है?
अच्छा, यहाँ पे एक रिग्रेशन एनालिसिस का ज़िक्र हुआ है। ये हमें ये बताएगा कि जो प्रोजेक्ट के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और यू नो वो किस तरह सॉरी प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस-किस वेरिएबल ने कितना-कितना इफ़ेक्ट किया है। ये हमने पढ़ा था, एक रिग्रेशन लाइन पढ़ी थी या हमने एक स्कैटर डायग्राम पढ़ी थी और उस स्कैटर डायग्राम का हमने कहा था कि ये 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है? और आपको याद होगा कि हमने एक टॉर्नेडो डायग्राम भी पढ़ी थी और उसमें हमने ये कहा था कि एक रिस्क किस हद तक हमारे किसी भी एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में हम डायग्राम बना रहे हैं, लेट्स से स्केड्यूल के बारे में बता रहे हैं, तो हमने कहा था कि यार स्केड्यूल को वो किस हद तक इफेक्ट करती है और उसके लिए हमने एक आर की वैल्यू का जिक्र किया था विच इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1। आपको याद होगा, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था। अच्छा, और मैंने कहा था कि माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है वैसे वैसे दूसरी चीज कम हो रही है। ये मुझे यहाँ पे क्यों चाहिए? यहाँ पे मुझे इसलिए चाहिए कि अब मैं अपनी फाइनल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मुझे अपना प्रोजेक्ट की कंप्लीशन रिपोर्ट बनानी है और अपने फाइनल लेसन लर्न लिखने हैं। आई वुड लाइक टू नो कि यार मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर किन चीज़ों ने मेरे स्केड्यूल को इफ़ेक्ट किया और कितना किया? किन चीज़ों ने मेरे बजट को इफ़ेक्ट किया और कितना किया? किन रिस्क की वजह से मेरे प्रोजेक्ट के आउटकम्स चेंज हुए, इफ़ेक्ट हुए? तो वो बेसिकली रिग्रेशन मैंने आपको बताया कि ये जो स्कैटर डायग्राम है, ये रिग्रेशन एनालिसिस है, वो जो आर की वैल्यू है, वो यही बताती है कि यार एक वेरिएबल जो है वो दूसरे को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि स्केड्यूल को किस वेरिएबल ने कितना इफ़ेक्ट किया, बजट को किसने किया। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा, अब हम फाइनल अपना जो है ना प्लान वर्सेस एक्चुअल कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे, सॉरी, कि अब मेरे पास कोई फाइनल आखिर पे कोई वेरिएंस है या नहीं। असूली तौर पे इस स्टेज पे कोई वेरिएंस नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ज़ाहिर है मुझे पता है फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, और अगर उस वेरिएंस का जो इफेक्ट है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो मैं ज़रूर देखूंगा। और ये बेसिकली बात सिर्फ इस तरह होता है कि आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तो हो जाता है फिर भी, बट स्टिल कुछ वेरिएंसेस आती है। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने ये कहा था कि हर प्रोजेक्ट मीटिंग के ऊपर लेट्स से उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बननी चाहिए। अब लेट्स से वो मिनट्स ऑफ मीटिंग, अब मैं फाइनल आके बैठा हूँ, दरमियान में वो चीज इग्नोर होती रही या वो बनती रही मिनट्स ऑफ मीटिंग और सेव कहीं नहीं है, और अब मैं प्रोजेक्ट को कंक्लूड करना चाह रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि यार सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग इकट्ठे करो, मुझे मिल नहीं रही। हालांकि मेरे प्लान में था कि यार मिनट्स ऑफ मीटिंग लाजमी बननी है। अब इससे प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये देखें, ये एक मिसिंग एलिमेंट है। इससे मुझे एक एडिशनल लेसन लर्न मिलता है। तो मैं एडिशनल लेसन लर्न जो है, इस तरह की चीजें जो है वो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को पता हो कि यार डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग फिर भी कुछ ना कुछ शायद रह जाए, या फिर मुझे कोई ऐसी चीज मैंने बहुत अच्छी की हुई हो और वो मुझे डॉक्यूमेंट्स का अंदाजा करके देखते हुए नजर आ जाए कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, तो उसको भी मैं लेसन लर्न में डाल दूंगा। सो प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट गेट फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स डिलीवरेबल्स। फिर उसके बाद अपनी फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, जिसको आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट कहते हो। ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट ना बहुत तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये टीम मेंबर्स को एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देती है कि यार यस वी हैव डन इट, एंड इट, ये एक अनाउंसमेंट है कि सी दिस टीम हैज अचीव्ड सो एंड सो थिंग। सो एक तरह से ये सेलिब्रेशन का आगाज होता है। सो यू नीड टू, ये ऐसे ही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस मंथ या अगले मंथ के मिड तक इंशाल्लाह जब आप पीएमपी करेंगे, यू वुड शेयर दैट रिजल्ट इन द ग्रुप दैट सी आई हैव डन इट, और यू वुड लाइक कि मैं भी उसको जगह जगह अनाउंस करूं। ठीक है? सो वो आपके लिए भी मेरे लिए भी, बिकॉज जॉइंट एफर्ट में आपके साथ भी उतना ही इन्वॉल्व हूँ, लाइक जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ। सो मेरे लिए भी ये खुशी की, उतनी खुशी की बात होगी कि यार यू हैव डन इट। ठीक है जी। तो हम ये फाइनल रिपोर्ट जरूर अनाउंस करते हैं, बिकॉज यही आपको शो करता है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। और इसके अलावा ज़ाहिर है जो इश्यूज हैं, जो फाइनल लेसन लर्न है, इनको आपने इंडेक्स एंड आर्काइव करना है। ये दो चीजें हैं। आप ऐसा ही नहीं है कि एक फाइल में बंद करके, डब्बों में बंद करके स्टोर में अपनी सारी चीजों को फेंक दोगे। आप इस तरह स्टोर करोगे, इस तरह आर्काइव करोगे उसको, कि अगर आने वाले ज़ाहिर है दूसरे लोगों ने आपके प्रोजेक्ट से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो रिट्रीव भी कर सके। लाइक अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट
मैनेजर ने आपके प्रोजेक्ट के एस्टिमेट देखने हैं, तो वो कहाँ से लेंगे एस्टिमेट? उसे कहीं से एस्टिमेट मिलने चाहिए, तो वो कैसे निकालेगा, उसका कोई मेथड होना चाहिए। तो रिट्रीवल का मेथड भी आपके पास आना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, फिर कुछ फाइनेंशियल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी होती है क्लोजिंग के अंदर। फाइनेंशियल के अंदर तो आप अकाउंट्स वगैरह फॉर एग्जांपल क्लोज करते हो, ठीक है, और उसके अंदर आप देखते हो कि यार सारी इनवॉइसेस आ गई हैं, सारी रसीदें वगैरह आपने डॉक्यूमेंट कर ली हैं वगैरह वगैरह, और सारे साइन ऑफ हो गए हैं, पेमेंट्स हो गई हैं, सो ऑन। इसी तरह लीगल भी होती है, जैसे आपने किसी से प्रोक्योरमेंट किया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप क्लोज करके आते हो। और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ मेरी कुछ मटेरियल बच गया है, इसका मैंने क्या करना है, लोगों को मैंने छुट्टियां देनी है, उसके बाद फारिग करना है, वो मशीनरी पड़ी हुई है, उसका मैंने क्या करना है, ठीक है, एंड अदर बाकी सारी चीजें, इसी तरह रिकॉर्ड वगैरह का रखना, ये सारी चीजें मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। सो मेक श्योर वो जो हमने इसी के अलावा वो जो डेटा प्रोसेस चार्ट वाला मैंने आपको बताया उसको लाजमी देखिएगा, आई ऑलरेडी मेंशन दैट। फॉर एग्जाम्पल, बी श्योर to remember that you always close out a project no matter the circumstances under which it stops, when जैसे भी कहा, चाहे टर्मिनेट हो चाहे कंप्लीट हो, ये प्रोसेस जरूर होगा। अच्छा, अब हम वो जो लीटा का जो प्रोसेस चार्ट है उसके अंदर जो एक्टिविटीज हमने लिखी थी कि प्रोजेक्ट क्लोजर के अंदर क्या कुछ होता है, वो एक दफा जरा क्विकली देख लेते हैं। पहली बात, कंफर्म वर्क इज डन टू द रिक्वायरमेंट, कंप्लीट फाइनल प्रोक्योरमेंट क्लोजर, गेन फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कंप्लीट फाइनेंशियल क्लोजर, हैंड ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। एंड देन आपने वो जो फीडबैक लेना है कस्टमर से भी कि यार आपका हमारे साथ काम करके तजर्बा कैसा रहा। बाज़ दफ़ा चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, बट वो जो एक्सपीरियंसेस और जो लेसन लर्न उधर से मिलते हैं वो आपको फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, कंप्लीट फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, जो हम कह रहे थे कि एक फाइनल रिपोर्ट लिखते हैं, गेट फाइनल लेसन लर्न एंड अपडेट नॉलेज बेसिस, इंडेक्स एंड आर्काइव द रिकॉर्ड। चलिए, अब क्लोज प्रोजेक्ट और फेज का डिफरेंस क्या है विद वैलिडेट स्कोप। जब आपको हमने ये कहा जी कि वैलिडेट स्कोप के अंदर हम डिलीवरेबल्स लाके और उसको वैलिडेट करवा लेते हैं फ्रॉम कस्टमर, तो फिर मुझे क्लोज प्रोजेक्ट और इस फेज की क्या जरूरत है। इस पर दो बातें हैं। एक तो ये कि क्लोज प्रोजेक्ट और फेज के अंदर सिर्फ डिलीवरेबल्स की एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, आपने देखा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपने वो भी करना है। और दूसरी बात ये कि वहां पे आप इंटरम डिलीवरेबल्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करवाते रहे हो, और अब आपने एज अ होल पूरे प्रोजेक्ट को एज अ होल उसका साइन ऑफ लेना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने दरवाजे जब बनाए थे, एक घर बनाया और अपने कस्टमर से उसके दरवाजे अप्रूव करा लिए, उसकी कबर्ड जब लाया वो अप्रूव कराई, शीशा जो लगाया वो अप्रूव कराया, टाइल्स लगाई वो अप्रूव कराई, बट जब घर पूरा बन गया तो ऐसा नहीं है कि अब वो मेरा घर देखे बगैर ही, फाइनल प्रोडक्ट देखे बगैर ही आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा। सो हमें दोनों प्रोसेसेस अपनी जगह चाहिए। वैलिडेट स्कोप इसलिए चाहिए कि यार ऐसा ना हो कि हम आखिर पे जब आए पूरा प्रोजेक्ट बना लें और वो कहें यार ये टाइल्स का कलर तो मुझे पसंद ही नहीं, यार ये आपने क्या बना दिया। तो हम साथ के साथ इंटरम डिलीवरेबल्स भी अप्रूव कराते हैं, बट स्टिल वी नीड टू क्लोज आवर प्रोजेक्ट और फेज एट द एंड। वो एक फॉर्मल अप्रूवल लाजमी हमें चाहिए होता है। अच्छा, और दूसरा मैंने आपको कहा कि ये इसके अंदर हमारे पास सिर्फ फाइनल अप्रूवल या कस्टमर से एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेसन लर्न्ड है, रिपोर्टिंग है, उसके बाद डाटा अपने सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको आर्काइव करना है, कस्टमर से फीडबैक लेना है, फाइनेंशियल क्लोजर्स हैं, तो वो सारी चीजें तो हमने करनी ही करनी है, ठीक है। सो इसलिए ये दोनों प्रोसेसेस हमें हर हाल में चाहिए, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस एज वेल। और अब हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन के जो चार हमारे प्रोसेसेस रह गए हैं, दो एग्जीक्यूटिंग के और दो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के, और उसमें भी जैसे मैंने कहा कि ये जो चेंज कंट्रोल वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तीनों प्रोसेसेस जो है ना बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन चेंज कंट्रोल पे आई वुड लाइक कि मैं एटलीस्ट 1.5 आवर या 1 आवर एटलीस्ट लगाऊं, और कल इंशाल्लाह वी वुड ट्राई कि ये कंक्लूड हो जाए, और फिर हम जो है ना अपना वो वाला कर लेंगे प्रोसेस, सॉरी जो अलग से एक एडिशनल लेक्चर है अबाउट ethics and professional conduct. So if you have any question you may ask me now or anytime in the group. ठीक है जी सर जनाब। सर वो जो क्वेश्चन मैंने शेयर किया था उस पर काइंडली डिस्कशन थोड़ी सी बता हाँ वो देते हैं क्या कि था, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो क्या था। हाँ, हाँ, सर हाँ।
सर एक और क्वेश्चन है, अगर वो मैं शेयर करूं वो भी अगर डिस्कस कर लें। हाँ जी, बोलें बोलें। अच्छा, जिन्होंने जाना है वो बेसिक जी आप बेसिक पहले ये डिस्कस कर लें, वो मैं हाँ। जी जी नहीं, बाकी को मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक तो पहले ये आई डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, वो भी ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक तो वो था प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला ना, मैंने आपको कहा था, ऑल्दो ये अब उस तरह यूज नहीं होता, और जिशान ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एक्चुअल में उससे ज्यादा प्रिसाइज वर्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको डायग्राम पे करते हैं। एक्चुअली आई लर्नड दिस टॉपिक इन माय मिलिट्री करियर, ओके, सो मैं उसी की एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे ये वहां पे पता चला, आज से ऑलमोस्ट 17 इयर्स पहले। इस तरह मैं आई वाज पार्ट ऑफ द शूटिंग टीम में, को निशानेबाजी हमने सीखी हुई थी, अच्छी थी मतलब वो। तो उसमें व्हाट हैपेंड कि लेट्स से ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है जिसको आप बुल्सआई कहते हो, ये मेरी बुल्सआई है जी, इधर मुझे निशाने लगाने हैं। और मैं निशाने लगाता हूँ, और ये उससे दूर वाला सर्कल है और उससे पीछे वाला, सॉरी ये डायग्राम ऐसी है। अब मैं रेड कलर से इस पे निशाने लगा रहा हूँ, यहाँ पे निशाने लगा रहा हूँ। एक बुलेट यहाँ पे आके लगती है, एक यहाँ पे आके लगती है, एक यहाँ पे आके लगती है, एक यहाँ पे लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है, एक आधी को इधर भी लग रही है, ठीक है जी। एक और साहब है, उन्होंने भी निशाने लगाए हैं, और उनकी बुलेट्स यूं लग रही है, एक इधर है, एक इधर लग रही है, एक इधर लगी है, एक इधर लगी है, एक बुल्सआई पे लगी है, एक इधर लगी है। अब आपके ख्याल में किसका निशाना बेहतर है? ये जो रेड वाले हैं, इनका एक भी बुल्सआई के करीब नहीं लगा, करेक्ट? जी अच्छा, लेकिन जो ग्रीन वाले हैं उनका स्कैटर्ड लगा। ये जो ग्रीन वाले साहब हैं, इनका निशाना प्रिसाइज नहीं है, ये याद रखिए, ठीक है। प्रिसाइज ये होता है कि आप ठीक है जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अब हम इसको उस पे आते हैं प्रोडक्शन पे, कि मैंने एक स्क्रू लेट से प्रोड्यूस करना है, और उस पे मैं कहता हूँ कि यार उसका जो डाया है वो आइडली तो होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का, लेकिन ये 2.1 मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, और इसी तरह 1.9 नीचे जा सकता है, ठीक हो गया। अब बिकॉज ऑफ सम रीजन, लेट्स से बिकॉज ऑफ सम रीजन, पहला डाया इधर आता है, दूसरा भी इधर आता है, तीसरा इधर आ रहा है, चौथा इधर आ रहा है, पांचवा इधर आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये इस कंट्रोल लिमिट से बाहर आ रहे हो, लेट्स से मैं कहता हूँ सारे कंट्रोल लिमिट से बाहर है। इससे आपको क्या लग रहा है, अगर ये सारे इस तरह कंट्रोल लिमिट से बाहर आ रहे हो, ये प्रिसाइज तो है, लेकिन टारगेट पे एक भी नहीं है, इस टू पे एक भी नहीं है, करेक्ट? लेकिन एक चीज आपको समझ आ रही है कि यार ये जी जो सर मशीन प्रोड्यूस कर रही है ना, वो हर दफा एक ही चीज प्रोड्यूस कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये रेड वाले निशाने, क्या वो जो निशाना लगा रहा है वो हर दफा ही मे बी उसके आई साइट का मसला है, या उसकी वो जो एम ले रहा है उसमें मसला है, लेकिन उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है, वो हर दफा फायर करता है तो एक ही जगह पे जाकर लगता है। बिल्कुल इसी तरह मेरी मशीन डाया उसी तरह प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन मे बी उसके अंदर कोई कैलिब्रेशन का इशू है। कैलिब्रेशन का इशू का मतलब ये है कि वो 2 सेंटीमीटर की बजाय, जब आप 2 सेंटीमीटर पे उसको सेट करते हो, तो वो एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर की बजाय 2.15 सेंटीमीटर बना रही, ठीक है। इसका मतलब मशीन के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दोगे कि यार ये 2 सेंटीमीटर की बजाय, जैसे मेरी घड़ी है वो 10 o'clock की बजाय 10:15 रीड करे, हर दफा 15 मिनट ऊपर रीड करे, तो मेरी घड़ी खराब नहीं है, मैंने टाइम एडजस्ट करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर मेरी घड़ी 10 को 10:15 बताती है, 11 को वो कभी 11:45 बता देती है, 7 को वो 7:30 बता देती है, तो अब मेरी घड़ी खराब हुई पड़ी, ठीक है। आपका प्रिसीजन का मतलब ये है कि कितना क्लोजली आपकी ये जो आइटम्स बन रहे हैं उनकी रीडिंग कितनी क्लोज आ रही है, ऑल्दो ये एक्यूरेट नहीं है। अगर ये 2 के आसपास हो तो फिर मैं कहूंगा, या 2 पे हो तो मैं कहूंगा ये एक्यूरेट भी है। क्लियर? क्लियर सर अच्छा, तो अगेन लेकिन ये टॉपिक अब नहीं है, ये मतलब आई हैवंट सीन इट एनीवेयर। अभी मैंने आपको वो क्वेश्चन देखा नहीं है, आपने ठीक दूसरा भी है। शेयर किया हुआ है एक। अच्छा सर दूसरा एक क्वेश्चन है, वो अगर आप कहते हैं मैं आई पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये पे कर दे ताकि सारे देख लें। ठीक मैंने है, स्क्रीन आप शेयरिंग मेरे ख्याल स्टॉप से कर वो दी। बंद जी करेंगे जी, तो मेरी हाँ मैंने कर अच्छा दिया। ठीक। Only the host can share in this meeting. अच्छा, एक मिनट Right. सेटिंग्स, sir.
ठीक है, वैसे मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया, अगर आप वहां से देख लें बेशक। नहीं बस मल्टीपल किधर गया यार, और पार्टिसिपेंट्स में हर दफा करता हूँ, पता नहीं कैसे हो जाता है। खैर अब आप कीजिएगा। जी सर, एक सेकंड। जी सर। ये तो अच्छा मोबाइल पे है ना, अब इसको बड़ा कैसे करूँ, इसका व्यू कैसे बढ़ाऊँ? जी एक मिनट ठहरे यार, चले मैं फिर इधर से देख के बताता हूँ, आप कर सकते हैं। अब क्लियर है? हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन बस हम बुजुर्गों के लिए ऐनक थोड़ी चाहिए। अच्छा जी, आप ये चलो ठीक कहते है। हैं कि ठीक है, डिपिक्ट्स अ cumulative likelihood distribution for the duration of a project, ठीक है। What kind of conclusion can you draw from the information depicted in it? पहली बात है, the likeliness that the project will finish exactly at the date marked with deadline is 80%. अच्छा, अब अगर मैं कहूँ ये है 5, 20, 40, 60, 80, ठीक है, और नीचे ड्यूरेशन है, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया। अच्छा, ये अगेन ये ना इस वजह से ऐसा होता है जी कि ये वो लो क्वालिटी वो ना क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब मैं मेरे पास पता नहीं मैं ड्रॉ कैसे करूं, मेरे पास वो टूल यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप ये जो डॉटेड लाइन है 100 से नीचे, ये 80% प्रोबेबिलिटी की लाइन है, करेक्ट? आपको याद है कि मैंने आपको एक जी क्वेश्चन सर। कराया था जिसमें हमने कहा था कि 75% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इतने में, 12% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इतने में, वो चीज याद है नहीं? जी सर। जी है जी। ना? तो उसी तरह ये 70 आपको 80% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट गिवन बजट में लेट से कंप्लीट होगा या गिवन ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होगा। सही है? ठीक है। लेकिन क्या है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वहां पे क्या है, द लाइकलीनेस दैट द प्रोजेक्ट विल फिनिश एग्जैक्टली एट द डेट मार्क्ड विद डेडलाइन इज 80%। अब डेडलाइन यहाँ पे क्या है? अच्छा ये वाली है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें डेडलाइन, ये जो डॉटेड लाइन वर्टिकल खड़ी हुई है, ये है ना वर्टिकल डेडलाइन, डॉटेड में नजर आ कौन रही है? सी सर? ये जो जी 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 बिल्कुल। जी है ना, बिल्कुल ये यही है। वो ये पूछ रहा है कि ये डेडलाइन अगर हो तो मेरा प्रोजेक्ट क्या चांसेस है कि इस डेडलाइन को मैं अचीव कर सकूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट पे जाता हूँ तो 80% चांस है इसका। जिस जगह पे ये ब्लू लाइन को या एस कर्व को कंडक्ट करिए, आप छोड़े, आप स्क्रीन बंद करें, मैं एक लेक्चर निकालता हूँ, छोड़े इसको, आपको उसी उसी से समझ आ जाएगा। मैंने आपको ये करवाया हुआ है, लेकिन मैं ठीक है। जस्ट मैं एक लेक्चर खोलता हूँ। ये तो मैंने किसको करवाया लास्ट में, एक मिनट यार, मैंने अभी ये पीसीएम के क्लास में भी ना किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने स्लाइड में डाल दिया उसको। एक मिनट लगेगा, 3 या 4, चलो मैं 3 खोलता हूँ पहले। Oh yes, this one, इससे आपको समझ आ जाएगी। ये वाला टॉपिक भी समझिए दोबारा से, और वो भी। लेट्स से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसके 3 WBS एलिमेंट है, एक है डिजाइन, एक है बिल्ड, एक है टेस्ट। ठीक हो गया, ये तीनों मिलके मेरे पास टोटल प्रोजेक्ट बनता है। दानिश क्लियर? ओके। जी सर। अब मैं कहता हूं कि इन तीनों के ना कुछ एस्टिमेट लगाए हुए हमने। बेस्ट केस एस्टिमेट है डिजाइन का 4 मिलियन, और वर्स्ट केस है 10 मिलियन, और मोस्ट लाइकली है 6। इसी तरह बिल्ड का, इसी तरह टेस्ट का। अब टोटल प्रोजेक्ट को अगर मैं देखूं तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि मेरा प्रोजेक्ट 31 मिलियन में हो जाएगा, और वर्स्ट केस मेरा सिनेरियो ये है कि प्रोजेक्ट 68 मिलियन में कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्ट लाइकली मेरा प्रोजेक्ट 41 मिलियन में होगा। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने में होगा? इसके लिए हम एक सिमुलेशन रन करते हैं, मोंटी कार्लो सिमुलेशन, आपको याद? और वो क्या करती है, वो सिमुलेशन जी सर याद है। थाउजेंड टाइम रन करती है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, और हर दफा वो
डिफरेंट मतलब प्रोबेबिलिटीज को सामने रखते हुए, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को सामने रखते हुए, डिफरेंट अनसर्टेनिटीज को सामने रखते हुए हमें आउटपुट पे कहती है यार इतने बजट में होगा, फिर कहती है इतने बजट में होगा, फिर कहती है इतने बजट में होगा। सो वो जो मेरी थाउजेंड्स ऑफ टाइम, लेट्स से 1000 हम आसानी के लिए रख लेते हैं, 1000 इस तरह के वो मेरे बजट कैलकुलेट करके देती है। और उसमें कभी वो कहती है कि मेरा प्रोजेक्ट 31 मिलियन में होगा, और मैं कहता हूँ अच्छा ये कितनी दफा कहा, ये 7 दफा ऐसा हुआ आउट ऑफ 1000। और फिर उसने कहा ये 35 मिलियन तक जो है ना प्रोजेक्ट 90 दफा उसने मुझे कैलकुलेट करके दिया कि मेरा प्रोजेक्ट 35 मिलियन में होगा, एंड सो ऑन। अब इसकी बेस पे हम एक एस कर्व बनाते थे, ये मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके उसको बोल दिया, लेकिन हम वो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन जब रन करते हैं तो हमारा एक एस कर्व बनता है। उस एस कर्व में हमें एक वो प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि यार कितने बजट को कंप्लीट करने में कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं एक इसको सम अप करता हूँ, मेरे एक चीज यहाँ पे आपसे पूछने दें। पहले ये बताएं कि क्या चांस है कि मेरा प्रोजेक्ट 31 मिलियन से भी लेस में होगा? 0%। ऐसे ही है ना? और क्या चांस है कि मेरा जी प्रोजेक्ट 68 मिलियन के अंदर अंदर हो जाएगा? 100%। जी करेक्ट? क्योंकि इससे ऊपर तो हमारा वर्स्ट केस यही है ना, वर्स्ट केस हुआ तो 68 जी मिलियन तो हाँ। अच्छा, अब वो जो मैंने आपको कहा मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन रन करने के बाद, अगर आपको अभी नहीं भी याद आ रहा तो इट्स फाइन। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन रन करने के बाद ना हमारे पास एक इस तरह का एस कर्व आता है। ठीक है, ये समझ आ गई? जी सर, याद याद आ गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा मोस्ट लाइकली का फिगर था वो था 41 मिलियन। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 41 मिलियन में मेरे अगर मैं बजट रखता हूँ तो क्या चांस है कि मेरा प्रोजेक्ट 41 मिलियन में खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ और जिस जगह पे ये एस कर्व टच हो रहा है वहां से मैं लेफ्ट पे आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ओनली 12% चांस है कि मेरा प्रोजेक्ट 41 मिलियन में खत्म होगा। मैं कहता हूँ यार ये तो ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा श्योर होना चाह रहा हूँ कि यार कम से कम 75% तो मुझे श्योरिटी हो ना कि जो बजट में रखूँ उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो अब मैं आता हूँ, अच्छा ये 75% पे चेक करता हूँ। अब मैं 75% पे इधर आता हूँ, यहाँ पे जिस जगह पे ये लाइन टच कर रही है वहां से मैं ड्रॉप करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि 50 मिलियन अगर मैं रखूं तो मेरा प्रोजेक्ट 75% चांस है कि इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपका वाला वो डायग्राम बनी हुई है ना वो बिल्कुल ऐसी है। उसमें एक यूं करके ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे उसने एक डेडलाइन दी हुई है कि यार ये डेडलाइन है, और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या चांस है कि इस डेडलाइन पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, सॉरी टेढ़ा टेढ़ा जा रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल सीधा सीधा जाता हूँ और यहाँ से इधर आता हूँ, तो आप देखें वो 80% वाली लाइन है, इससे ऊपर 100% जी सर, अब क्लियर हो गया। है ना? तो वो पहली मुझे तो जी जी बाकी ऑप्शन मैंने देखे नहीं, लेकिन उसका ये मतलब है। लेकिन इस तरह का नहीं आता, बेफिक्र है। ठीक है, सुकून करें। सर। चले सर चले, ओके ठीक देन। है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।